नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले पर बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं 2006 मालेगांव विस्फोट के आरोपियों का क्या हुआ, 2008 मालेगांव ब्लास्ट आरोपियों का क्या हुआ, हैदराबाद में जो बम विस्फोट हुए थे उनका क्या हुआ, अजमेर शरीफ दरगाह में जो विस्फोट हुए थे उनका क्या हुआ। उन सभी का हम एक एक करके जवाब देंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की भोपाल से पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा कई बार इस मामले में महाराष्ट्र की तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगा चुकी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल मुंबई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय रहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी, रमेश कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ। इसमें 6 लोग मारे गए और करीब 95 लोग घायल हो गए थे। जज लाहौटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम उसी मोटरसाइकिल में रखा गया जिसमें एनआईए और एटीएस ने बोला था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी और यह भी साबित नहीं हो सका कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनवाया। करीब 17 साल बाद आए फैसले ने साफ कर दिया कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए छोड़ दिया गया। इस केस का फैसला 8 मई 2025 को आने वाला था, लेकिन कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने साल 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। आइए जानते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपियों की श्रेणी में क्यों महाराष्ट्र एटीएस भी आ गई, क्यों महाराष्ट्र एटीएस खुद विवादों के घेरे में आई। शुरू में की गई जांच में मुस्लिम आतंकी संगठनों का नाम आया, लेकिन महीने भर के अंदर ही इसी केस में पहली बार ही हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। आपको बता दें कि जब यह घटना हुई उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे, लेकिन इस घटना के 2 महीने बाद ही अशोक चव्हाणके को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। साल 2008 में मालेगांव ब्लास्ट की शुरुआती जांच में धमाकों को मुस्लिम आतंकी संगठनों से जोड़कर देखा गया। आरोप लगे कि राजनीतिक दबाव के चलते और उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू चरमपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के नाम सामने आए। तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने गहन जांच की और प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित के साथ हिंदूवादी संगठनों को भी लपेटे में लेना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 26 नवंबर 2011 को मुंबई हमले के दौरान करकरे की मौत हो गई। उस समय प्रज्ञा ने कहा था कि करकरे को अपने किए की सजा मिली, जिसे लेकर सत्ता के गलियारों में काफी विवाद हुआ। चूंकि करकरे को शहीद का दर्जा मिल चुका था तब केंद्र में मनमोहन सरकार ने 2011 में इस केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी। एनआईए की जांच में कई गवाहों ने अपने बयान बदले और पूर्ववर्ती एटीएस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने 2016 में कोर्ट में कहा कि उनके पास प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके आधार पर उन्हें 2017 में जमानत मिल गई, जो इस केस की धाराओं पर बड़ा असर डालने वाला निर्णय था। साल 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लोकसभा सांसद बनना उन लोगों के लिए एक करारा झटका था जिन्होंने प्रज्ञा को सिर्फ साध्वी समझा था। जमानत पर रिहा होने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 में भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर
चुनाव लड़ा और सांसद बनी। साध्वी प्रज्ञा के सांसद बनने के बाद यह केस अब केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक चिंतन का भी विषय बन गया था। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पंजीकृत थी। साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपी अभिनव भारत नामक संगठन से जुड़े बताए गए और दावा किया गया कि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाया। इसके लिए लंबी साजिश रची जिसका मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। इन 7 लोगों की बात करें तो इन पर जो आरोप लगे उसको बता देते हैं हम आपको कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप लगा कि धमाके के लिए एक व्यक्ति देने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे को साध्वी ने ही एक अन्य आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी से मिलवाया। कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित पर आरोप लगा कि इन्होंने ही अभिनव भारत संगठन शुरू किया था। संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाए, आरडीएक्स की व्यवस्था की और हथियार खरीदने में मदद की, मीटिंग में शामिल हुए और बम बनाने में मदद की। रमेश उपाध्याय जो पूर्व मेजर थे उन पर आरोप लगा कि यह संगठन के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम किए और प्लानिंग की बैठकों में शामिल रहे और तकनीकी और वैचारिक स्तर पर संगठन को एकजुट रखे। अजय राहीकर पर आरोप लगा कि यही संगठन के कोषाध्यक्ष थे, पैसे जुटाए, हथियार खरीदने के लिए दूसरों को पैसे दिए। सुधाकर द्विवेदी और राकेश दावड़े को पैसे देने का आरोप लगा। सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य पर आरोप लगा कि ये षड्यंत्रकारी बैठकों में शामिल रहे, बम लगाने वालों से संपर्क और समन्वय किया। समीर कुलकर्णी पर आरोप लगा कि ये संगठन के सदस्य थे, बैठकों के दौरान मौजूद रहे, प्रचार और लोगों को जोड़ने का काम करते थे। सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप लगा कि इनके घर पर बम बनाए गए और धमाके के लिए 2 लोगों को बम देने की बात कही गई थी। जांच को बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने 2016 में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एटीएस की जांच में कई खामियां बताई। एनआईए ने कहा कि एटीएस ने जल्दीबाजी में मकोका लगाया और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एटीएस द्वारा जमा किए गए सबूतों में कई खामियां दिखी गईं। जमानत पर बाहर आते ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान महाराष्ट्र एटीएस पर भयानक शोषण और उत्पीड़न का विस्तार से मीडिया को वर्णन किया। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। साध्वी ने कहा कि उन्हें अवैध हिरासत में 13 दिनों तक रखा गया और एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने उनके साथ निर्ममता पूर्वक व्यवहार किया। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि महिला अधिकारियों की गैर मौजूदगी में उन्हें नंगा करके पीटा गया। साध्वी के ही शिष्यों से साध्वी प्रज्ञा को पीटने के लिए मजबूर किया गया। साध्वी प्रज्ञा ने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था। उन पर भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए जिसमें महाराष्ट्र सरकार भी शामिल रही। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि इस मामले ने उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया क्योंकि वह एक साधु का जीवन जी रही थी। अब वह ठीक से बैठ भी नहीं पाती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जब उन्हें फंसाया जा रहा था तब कोई भी स्वेच्छा से उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह जीवित हैं क्योंकि उन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया था, अन्यथा एक गृहस्थ के लिए यह बड़ा मुश्किल दौर होता। साध्वी प्रज्ञा पर इन आरोपों के खिलाफ शिवसेना सामने आई और बॉम्बे हाई कोर्ट में एटीएस के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। शिवसेना ने महाराष्ट्र एटीएस पर आरोप लगाया कि साध्वी प्रज्ञा को हिरासत में रखकर अवैध तरीके से यातना का शिकार बनाया जा रहा है। शिवसेना ने जांच को लेकर महाराष्ट्र एटीएस से जांच लेकर सीबीसीआईडी को या सीआईडी को सौंपने की मांग की। कांग्रेसी पीएम उस समय के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के समय में जब जांच एनआईए को सौंपी गई तब कई खामियां सामने आने लगी।
महाराष्ट्र एटीएस की जमकर किरकिरी हुई। आरोप यहां तक लगा कि एटीएस असल में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव राजनीतिक आकाओं के इशारे पर गढ़ रही थी। एटीएस ने दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी। हालांकि एनआईए और बाद में अदालत ने पाया कि मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर मिटा दिया गया था और यह साबित करने के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं था कि मोटरसाइकिल वास्तव में साध्वी प्रज्ञा की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि साध्वी प्रज्ञा धमाके के 2 साल पहले ही साध्वी बन चुकी थी। उन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया था और भौतिक संपत्ति से खुद को दूर कर लिया था। एटीएस ने आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत आरोप लगाए थे। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि एटीएस द्वारा मकोका लगाने का तरीका संदिग्ध रहा और सबूतों की कमी के कारण इस कानून को हटा दिया गया। एनआईए ने 2016 में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एटीएस की जांच में गंभीर खामियां और विसंगतियां बताईं। एनआईए ने आरोप लगाया कि एटीएस ने गवाहों पर दबाव डाला और जबरदस्ती बयान दिलवाए गए। कुछ गवाहों ने एनआईए के सामने अपने बयान बदल दिए। उन्होंने यह कहते हुए कहा कि एटीएस ने उन्हें झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया। अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए 323 गवाहों में से 24 गवाह अदालत में मुकर गए। एनआईए ने यह भी कहा कि एटीएस ने कुछ सबूतों को जानबूझकर गढ़ा था। यानी एनआईए ने पहली बार एटीएस पे आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था जैसे कि आरडीएक्स के निशान, इसको जानबूझ के एटीएस ने क्रिएट किया था। यानी वह स्वाभाविक तौर पे नहीं था, उसको एटीएस ने बनाया था ताकि आरोपियों के ऊपर मुकदमा लादा जा सके, उन्हें दोषी बनाया जा सके। अदालत ने यह भी पाया कि धमाके के बाद घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था, जिसके कारण आपराधिक स्थल पर सबूतों की विश्वसनीयता या क्रेडेंशियल पर सवाल उठे। एटीएस ने साजिश रचनी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित द्वारा बम बनाने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि पुरोहित ने खुद कहा था अदालत में कि उन्हें असल में सेना की तरफ से लगाया गया था और इस खुफिया काम को अंजाम देने के लिए लगाया गया था। हालांकि अदालत ने यह साबित नहीं कर पाया कि कोई भी साजिश रची गई या कर्नल पुरोहित ने बम बनाया था या आरडीएक्स उनके घर पर संग्रहित किया गया था। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप नरूला जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और रवि अरोड़ा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रदीप नरूला जी आपसे, क्या इस फैसले से साध्वी प्रज्ञा के साथ अन्याय हुआ और क्यों नहीं मालेगांव ब्लास्ट का लिंक पाकिस्तान से खोजा गया? प्रदीप नरूला जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्रदीप नरूला जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी। रवि अरोड़ा जी, क्या मालेगांव बम ब्लास्ट में जो फैसला आया उससे साध्वी प्रज्ञा को न्याय मिला? रवि अरोड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? उन दोनों लोगों को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 मालेगांव ब्लास्ट के दौरान 2 पाकिस्तानी बम विशेषज्ञों ने मालेगांव का दौरा किया था और बम बनाने में मदद की थी। ये लोग बाद में पाकिस्तान लौट गए। इसमें यह भी कहा गया था कि प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के सदस्य और लश्कर तोयबा के एक इकाई का भी हाथ था। यह खबर और यह रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी थी। आपको बता दें कि ये बड़ा खुलासा हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि 2006 मालेगांव की ब्लास्ट के समय दोनों पाकिस्तानी बम विशेषज्ञ मालेगांव का दौरा किए थे और बाद में पाकिस्तान लौट गए थे। इसमें लश्कर तोयबा और सिमी का हाथ बताया गया।
इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, प्रदीप नरूला जी सीनियर जर्नलिस्ट और रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रदीप नरूला जी, पहला सवाल, क्या इस फैसले में साध्वी प्रज्ञा के साथ न्याय हुआ और क्यों नहीं मालेगांव ब्लास्ट का लिंक पाकिस्तान से खोजा गया? जांच एजेंसियां कहां फेल हो गई? प्रदीप नरूला जी। देखिए जहां तक अभी कोर्ट के डिसीजन का सवाल है कि कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहा है जी कि ऐसे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए जिसमें जिस बाइक का जिक्र किया गया वो बाइक कहीं भी ये प्रूव नहीं की गई कि प्रदीप नरूला जी, ये बातें हमने बता दी हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, तो उनके लिए निस्संदेह कि अगर ये डिसीजन जो डिसीजन सामने आया है उसमें तो ये स्पष्ट है कि खाली साध्वी प्रज्ञा नहीं, जितने भी लोग वो जो आप बाकी के 8 लोग भी हैं वो सभी वो देखिए आप कब से कितने सालों से प्रताड़ित होते रहे, कितने सालों से वो यातनाएं झेलते रहे, तो निस्संदेह उनका कहना बिल्कुल ठीक है। और ऐसे प्रदीप नरूला जी, एक बड़ी चीज और भी थी कि 2008 में जब ये धमाके हुए तो विलास राव देशमुख तब मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उस समय पाकिस्तान से लिंक खोजा जा रहा था तो 2 महीने के अंदर उनको हटाकर अशोक चौहान को लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से भगवा आतंकवाद का नैरेटिव शुरू हो गया, जबकि 2006 मालेगांव ब्लास्ट जो बताते हैं कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा था, 2006 की जांच में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि उस समय भी 2 पाकिस्तानी बम विशेषज्ञ भारत आए, मालेगांव का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने बम बनवाया वहां, उसके बाद वापस लौट गए। इस लिंक की जांच किसी ने भी नहीं की, छोड़ दिया गया। क्यों? राजनीतिक दबाव या कुछ और? प्रदीप नरूला जी। देखिए निस्संदेह कोई न जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं और जो परिस्थितियां कोर्ट ने बताई अपने डिसीजन में भी दी हैं, उसमें स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि ये जितने भी जो भी एपिसोड हुआ, जितने भी आरोप लगाए गए, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये देख ही लीजिए कि आप जब कोई केस बना भी रहे हैं, इतना बड़ा विस्फोट है जिसमें 6 लोग मारे गए और कई दर्जन लोग, लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल भी हुए, तो उसके बावजूद भी आप ने उनको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो लिंक साबित नहीं कर पाए। यानी कि जांच एजेंसियों की जो जांच है उस पर सीधे साधे सवाल खड़े होते हैं कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था। और क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, मैं बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और कोर्ट के फैसले पे तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। उठ तो रहा है कि जिस तरीके की जांच की गई, जिस दिशा में जांच ले जाई गई, उसी पे सवाल उठ रहा है। और ये सवाल आज नहीं उठ रहा है, 2008 में भी उठा था, 2011 में भी उठा था, 2013 में भी उठा था। हम बार बार एक एक कड़िया जोड़ते हुए जाएंगे। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों और नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के लिए लश्कर-ए तोयबा को जिम्मेदार बताया था। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आजम चीमा को चिन्हित किया था, जिसे 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले गुर्गों को प्रशिक्षित करने और 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। उन्होंने हाफिज अब्दुल रहमान मक्की पर भी कार्रवाई की, जो लश्कर के राजनीतिक मामलों का प्रमुख था। आपको बता दें कि जिस तरीके की ट्रेजरी डिपार्टमेंट से मांग की गई थी, आपको बता दें कि एनआईए ने मांग किया था ट्रेजरी डिपार्टमेंट से कि आपके पास अगर कोई इस बम विस्फोटों से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप हमसे शेयर करें। जिसके बाद यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपनी जो फाइंडिंग्स थी वह भारत के साथ शेयर की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस लाइन पे जांच नहीं हुई, चूंकि एजेंडा था भगवा आतंकवाद। रवि अरोड़ा जी, देश के लिए कितना खतरनाक? जी परसुम जी, मुझे लगता है कि तत्कालीन केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार एक नैरेटिव सेट करने में लगी हुई थी देश के अंदर। सैफ्रॉन टेरर मतलब भगवा आतंकवाद। मुझे लगता है कर्नल पुरोहित की बात करें या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक ऐसी सनातनी
धर्मगुरु थी उस समय पर, कि जिनकी भाषा शैली में पूरी तरह से राष्ट्रवाद समाया हुआ था। कर्नल पुरोहित मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे, सिमी और आईएसआई के नेटवर्क तोड़ने में लगे हुए थे। अभिनव भारत जो चरमपंथियों का एक संगठन था, उस पर नजर रख रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो तोड़ चुके थे उसको पूरे सिस्टम का नेटवर्क को, और उस पर काम करने के लिए, लेकिन वही जो डॉक्यूमेंट्स है, वही जो पूरी तैयारी उन्होंने की थी, वो उनके खिलाफ तैयार करके एक एजेंडा सेट किया गया। पूरे ऐसा माहौल बना दिया गया कि ऐसा लगने लगा कि शायद देश के अंदर भगवा आतंकवाद कहीं ना कहीं। रवि अरोड़ा जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। रवि अरोड़ा जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। नवंबर 2008 में जब यह बताया गया कि और भारतीय अधिकारियों को संदेह था कि हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जुड़े हुए हैं, जो एक भारतीय सेना के अधिकारी हैं, तो हिंदू राष्ट्रवादी समूह अभिनव भारत के कथित सदस्य भी हैं, जबकि पुरोहित ने खुद दावा किया था। कर्नल पुरोहित उनको कहा जाता है, लेकिन उनकी असल पदवी लेफ्टिनेंट कर्नल की रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने खुद दावा किया कि उन्होंने अभिनव भारत में घुसपैठ की थी और वह केवल अपना काम कर रहे थे। और यह बात सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी साबित हुई, जब 59 गवाहों ने अदालत को बताया कि पुरोहित चरमपंथी संगठनों में घुसपैठ करके खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनको भी एटीएस ने जानबूझ के लपेट लिया। अप्रैल 2016 में एनआईए ने घोषणा की कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित कभी भी मामले में आरोपी थे ही नहीं। ये 2016 में एनआईए ने कह दिया था, और बम विस्फोट में उनकी कोई संलिप्तता का सबूत नहीं है। इसके बावजूद नैरेटिव गढ़ा गया देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस नेता और तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने फरवरी 2013 में हिंदू आतंकवाद पर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगी थी। असल में कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर में उन्होंने बोला था कि आरएसएस और बीजेपी की शाखाओं में आतंकवाद पलता है, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन असल खुलासा एक पॉडकास्ट के दौरान 2024 में हुआ, जब उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की लाइन थी, वो विवश होकर इस तरह की बातें बोलने के लिए विवश किए गए थे। रवि अरोड़ा जी, यह देश के लिए कितना बड़ा खतरा? जी बिल्कुल, यह खतरा बहुत बड़ा खतरा मैं मानता हूँ। परंतु जी मैं स्पष्ट कर दूं आज देश की जनता को कि एक जिहादियों को खुश करने के लिए देश के अंदर एक नैरेटिव तत्कालीन सरकार ने सेट किया था। मुझे लगता है ये इतना बड़ा खतरा हम इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि इन सभी पार्टियों के नेता, बड़े नेता सब हिंदू थे। जिन्होंने बयान दिया वो हिंदू थे। मतलब कहीं ना कहीं भगवा को, सनातन को बदनाम करने के लिए दुनिया में, जबकि जानते हैं सभी कि सनातनी कभी भी। रवि अरोड़ा जी, हम भी टीवी देख रहे थे आज सुबह से, सारे विपक्षी दल कह रहे थे कि मालेगांव बम विस्फोट का आरोपी कौन है, 2007 समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों का आरोपी कौन है, हैदराबाद में जो मस्जिद पे धमाके हुए उसका आरोपी कौन है, अजमेर का कौन है। तो आज आधो का तो मैंने बता दिया, मालेगांव 2006 के बम विस्फोट का बता दे कि नासिक जिले में 8 सितंबर 2006 को हुए बम धमाकों में 38 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके शब बारात के दिन हुए। पुलिस ने सिमी के एक आतंकी नूरुल हुदा और शब्बीर बैटरी वाला और रईस अहमद के रूप में 3 अभियुक्तों की पहचान की गई थी। नूरुल हुदा को गिरफ्तार किया गया था। शुरुआती जांच के बाद 8 मुस्लिम युवकों को मकोका की विशेष अदालत ने रिहा कर दिया था, चूंकि उनके पाकिस्तान से सबूत इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे। बड़ी बात है, चूंकि सबूत इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, इसीलिए इनको छोड़ा गया। आतंकियों को ये लिंक जानबूझ के 2008 में भुला दिया गया था, जिसके कारण से पूरी जांच बिगड़ गई। 2013 की चार्जशीट में जानबूझकर अभिनव भारत का नाम डाला गया। 2007 समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट की बात की जाए तो अमेरिका की ट्रेजरी विभाग की रिपोर्ट में आरिफ कासमानी, जो लश्कर तैयबा का फाइनेंसर था, को हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। आपको बता दें कि यह जो रिपोर्ट थी उसने वह अमेरिका की थी, अमेरिका खुफिया एजेंसियों की थी, भारत की नहीं थी। उसने भी माना कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे लश्कर तैयबा का फाइनेंसर था। ये अमेरिका की रिपोर्ट है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस रिपोर्ट को पढ़ने में
संकोच करती हैं, चूंकि उनका नैरेटिव खराब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अलकायदा तालिबान प्रतिबंध समिति द्वारा मुंबई भारत में जुलाई 2006 की ट्रेन बम विस्फोट, फरवरी 2007 में पानीपत भारत में समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट को लेकर रिपोर्ट थी, जिसमें लश्कर तोयबा को बम धमाके कराने का जिम्मेदार ठहराया गया था। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में ये बताया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट पता नहीं क्यों नेपथ्य में डाल दी गई। उस समय मनमोहन सिंह की भी सरकार थी। आपको बता दें कि अप्रैल 2016 में एनआईए के महानिदेशक ने संयुक्त राज्य सरकार अमेरिका से लश्कर के प्रमुख फाइनेंसर आरिफ कासमानी के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया, जब उन्हें पता चला कि यही व्यक्ति मुख्य षड्यंत्रकर्ता है। लेकिन तब तक चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, एक दायरा बच गया था, उस दायरे के बाहर एनआईए चाहकर भी अब नहीं जा सकती थी। इसी कारण से अब आप पूछेंगे कि मालेगांव बम ब्लास्ट का असली गुनाहगार कौन था, तो एक एजेंसी नहीं, दुनिया भर की कई एजेंसियों ने बता दिया था कि इसका तार लश्कर तोयबा से जुड़ा हुआ था। इसके पीछे आरिफ कासमानी था, जो लश्कर तोयबा का फाइनेंसर था। इस बुलेटिन में आपको इससे बड़े खुलासे नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन जितने भी खुलासे हैं वह दर्शकों की आंख खोलने के लिए काफ़ी है। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, चलते रहिए एपन न्यूज़ के साथ।